गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सीए में इंटर वाले भी देख सकते हैं, सीए इंटर वाले भी देख सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी देख सकते हैं और बीकॉम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है। देखिए, कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज होता है और प्रोडक्शन होता है। इन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसका काम अलग है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करेगा। जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स से मिलता जुलता ही काम करेगा। जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज के लिए काम करेगा। वैसे ही जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस से रिलेटेड ही काम करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला जो काम होता है या फंक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि जो हमारे कंपनी के लिए फंड का नीड्स होता है वो कहाँ से एक्वायर करें, कैसे एक्वायर करें। इसके अंदर हमें दो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है। पहला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताता है कि कहाँ से फंड एक्वायर करें, कैसे फंड एक्वायर करें। जैसे इशू ऑफ शेयर से कर सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर से कर सकते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं और इशू ऑफ लोन से कर सकते हैं। हम लोग लोन लेकर के भी कहीं से अपना फंड को एक्वायर कर सकते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कितना रेशियो रखना चाहिए लोन का, डेट का और शेयर्स का। और दूसरा फंक्शन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि जो हम लोगों ने फंड को एक्वायर किया उसको कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ यूटिलाइज करें, कितना यूटिलाइज करें। यह हमें बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जैसे इसमें 3 चैप्टर दिया है। पहला चैप्टर दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी में जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है उसमें हम कितना इन्वेस्ट करें। जैसे डे टू डे ऑपरेशन में आता है स्टॉक आता है, डेटर आता है, कैश आता है। इसको मैनेज करने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर दिया हुआ है। इसमें हमें बताता है कि स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, डेटर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैश में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे हमारा दूसरा चैप्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये हमें बताता है कि फिक्स्ड असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे हमारा थर्ड चैप्टर बताता है डिविडेंड डिसीजन, कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ये हमें बताता है डिविडेंड डिसीजन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो होता है एनालिसिस ऑफ फंड। यह हमें बताता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमने किया है वो सही तरह से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। इसको बताता है एनालिसिस ऑफ फंड। इसमें 3 चैप्टर आता है, रेशियो एनालिसिस, लेवरेज एनालिसिस और कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। यानी कैश कैश का फ्लो कितना है, फंड का फ्लो कितना है। और लेवरेज एनालिसिस हमें बताता है कि बिजनेस में रिस्क कितना है, कितना बिजनेस रिस्की है या कितना रिस्की नहीं है। ये हमें बताता है लेवरेज। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। आज से हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर लेवरेज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, लेवरेज इज अ फाइनेंशियल टूल टू डिटरमाइन द रिस्क इन अ बिजनेस। इसका मतलब है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ बिजनेस जो होता है वो हाई रिस्की होता है, कुछ होता है जो लो रिस्क होता है। तो उसी रिस्क को मेजर करने के लिए हम लेवरेज का यूज करते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस में कितना रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जब हमें बीमारी होती है, हमें फीवर होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें पता होता है कि हाँ हमें फीवर है, लेकिन कितना फीवर है, कितना डिग्री फीवर है, ये हमें पता नहीं होता है। डॉक्टर एक टूल का यूज करता है जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। उस थर्मामीटर से डॉक्टर मेजर करता है कि आखिर हमें कितना डिग्री फीवर है। वैसे ही जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आखिर बिजनेस एग्जैक्टली कितना रिस्क वाला है। उसी रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टूल देता है, जिस टूल का नाम है लेवरेज। और उसी लेवरेज से हम लोग अपने बिजनेस के रिस्क को मेजर करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को लेवरेज का मतलब समझ आ चुका होगा। और अब हम लोग देखते हैं रिस्क क्या होता है। देखिए, रिस्क मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क।
देखिए, हमारे बिजनेस में रिस्क आने का कारण होता है फिक्स्ड कॉस्ट। कभी भी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं आता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यूनिट के बढ़ाने से बढ़ता है और यूनिट के घटाने से घटता है। हम लोग जितना सेल्स करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और जितना कम सेल करेंगे उतना ही कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम लगता है। अगर मान लीजिए किसी किसी टाइम हमारा सेल्स कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम ही लगेगा। तो उसके वजह से हमें लॉस हो सकता है। इसीलिए बिजनेस में जो रिस्क आता है वो आता है, वो फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। तो हमारे बिजनेस में रिस्क जो होता है वो मेजरली टू टाइप्स का होता है। पहला होता है बिजनेस रिस्क, या फिर इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब समझते हैं पहले ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है। देखिए, जब हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, जैसे हमारा सैलरी लगता है, हम कोई शॉप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो हमारा रेंट लगता है, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अगर उसके बर्डन की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आता है, उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया। अब समझते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। देखिए, हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए कभी कभी हमें लोन भी लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस ऑफ मनी। किसी से हम लोग फाइनेंस करते हैं, जैसे हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट पे करने के बर्डन की वजह से अगर हमारे बिजनेस में कोई लॉस या फिर रिस्क आता है, उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब फाइनेंशियल रिस्क का एग्जांपल समझ लीजिए, एक इंटरेस्ट होता है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उस पर हम लोग एक फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट का डिविडेंड पे करते हैं, या अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उस पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। सो आई होप आप लोग को रिस्क का समझ आ चुका होगा। अब देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को अगर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बनता है कंबाइंड रिस्क। इसको बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब देखिए, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इन दोनों रिस्क को मेजर करने के लिए टूल देता है। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें देता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है फाइनेंशियल लेवरेज। और जो कंबाइंड रिस्क होता है दोनों का मिक्सचर, उसको उस रिस्क को मेजर करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देता है कंबाइंड रिस्क। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं डिटेल्ड में इनकम स्टेटमेंट को। देखिए, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स क्या होता है। देखिए, सबको पता होगा, कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस प्रोडक्ट को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सेल के बढ़ने से बढ़ता है और सेल के घटने से घटता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास ईबीआईटी। ईबीआईटी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। देखिए, ऐसा कॉस्ट जो यूनिट के बढ़ाने से या घटाने से कोई इम्पेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहे 20,000 यूनिट सेल करें, 10,000 यूनिट सेल करें, जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब ईबीआईटी में से हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले ईबीआईटी सबसे पहले इंटरेस्ट, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो आएगा ईबीटी। ईबीटी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं हम लोग ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स होता है एज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी, यानी हम लोग जो टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट कमाए हैं उस पर हम लोग टैक्स टैक्स देते हैं। जो टैक्स का परसेंटेज दिया होगा उसको हम लोग इंटू कर देंगे ईबीटी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा टैक्स। ठीक है, और ईबीटी में से जब हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ईएटी।
इसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएटी। ठीक है, अब ईएटी में से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये भी होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये यूनिट से लेना देना नहीं होता है। आप चाहे जितना भी सेल करें या कम सेल करें या ज़्यादा सेल करें, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, इसीलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है ईएटी में से जब हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं तो आता है आफेस। आफेस को हम लोग बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी अब जो ये अर्निंग आया है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए, जब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग आया है आफेस, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले हमने कितना अर्निंग्स किया उसको बोलते हैं हम लोग ईपीएस। एक शेयर के बदले हम लोग कितना अर्निंग्स करते हैं उसको बोलते हैं ईपीएस। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट डिटेल में समझ आ चुका होगा। अब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज को समझने से पहले हम लोग को दो फॉर्मूला समझना पड़ेगा। एक होता है पीवी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये होता है पीवी रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन जो हमारा सेल्स का कितना परसेंट है इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। अब हमारा सेकेंड आता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो सेल्स का कितना परसेंट होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड परसेंटेज के लिए इनटू 100। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, अब समझिए, जो सेल्स होता है वो 100% होता है और वो इक्वल होता है पीवी रेशियो के प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के। यानी अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को हम पीवी रेशियो ऐड कर दें उसमें, तो हमारा आता है 100%। यानी जो पीवी रेशियो होता है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है वो सेल्स का पार्ट होता है। टू पार्ट्स में जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को बोलते हैं पीवी रेशियो, दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो आप लोग को ये रिलेशन याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में और ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में एंड कंबाइंड लेवरेज के बारे में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग लेवरेज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, इट इज़ यूज टू मेजर ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने में हेल्प करता है। ये एक टूल होता है जो हमारे बिजनेस के जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड पढ़ते हैं, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईवीआईटी। यह हमें एक रिलेशनशिप बताता है कंट्रीब्यूशन एंड ईवीआईटी के बीच। ठीक है, एंड इट ऑल्सो मेजर दैट व्हाट इम्पैक्ट ऑन ईवीआईटी इट चेंज इन सेल। यह हमें बताता है कि अगर सेल्स हमारा 1% से चेंज होगा तो हमारा ईवीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेजर करने में ऑपरेटिंग लेवरेज काम आता है। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का दो फॉर्मूला होता है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज अमाउंट में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। ये होता है अगर अमाउंट में निकालना हो तब। अगर परसेंटेज में आपको डेटा दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज
in EBIT. Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. Percentage change in सेल्स। देखिए इसका मतलब होता है कि सेल्स में 1% चेंज होने पर हमारा ईबीआईटी कितना परसेंट से चेंज होगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो हमारा सेल्स है वह है ₹10 लाख। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वह है ₹6 लाख। हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वह मान लेते हैं ₹2 लाख। अब हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। देखिए इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। हमारा सेल्स है 10 लाख। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये है हमारा ₹6 लाख। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। 10 लाख में से माइनस करेंगे 6 लाख तो आएगा 4 लाख। अब हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 2 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ईबीआईटी। इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 लाख। अब देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी निकाला 4 लाख। लिखेंगे यहाँ पे 4 लाख। इसको डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से। ईबीआईटी है 2 लाख। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। ये टाइम्स में आंसर आता है इसका 2 टाइम्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर सेल्स 1% से चेंज होता है तो हमारा ईबीआईटी वो 2% से चेंज होगा। यानी कि जब हमारा सेल्स में इंक्रीमेंट 1% का होगा तो हमारा ईबीआईटी में इंक्रीमेंट 2% का होगा। इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ए कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है एंड सेल्स करता है 10,000 शर्ट्स। ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है 500 रुपये। यानी एक यूनिट को सेल करके उसको 500 रुपये मिलते हैं। और उसका जो बनाने का कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो पर यूनिट है 200 रुपये। यानी एक यूनिट को बनाने में हमें 200 रुपये का कॉस्ट आता है। ठीक है, और हमारा जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 25 लाख। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। हमें बताना है कि अगर हमारा सेल्स 10% से इंक्रीज होता है तो बताइए कि ईबीआईटी कितना परसेंट से बढ़ेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। एक यूनिट को सेल करके हमें 500 मिलते हैं, तो 10,000 को सेल करेंगे तो कितना मिलेगा? 500 इंटू 10,000, ये आएगा 50 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 200 रुपये लगते हैं, तो जब 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा 20 लाख। जब हम लोग 50 लाख में से माइनस करते हैं 20 लाख, तो हमारे पास आएगा 30 लाख। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। हम लोग कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 25 लाख। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 25 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट में से अब देखिए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट जब हम लोग माइनस करते हैं तो आता है ईबीआईटी, जो आएगा 5 लाख। ईबीआईटी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। अब देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी निकाला 30 लाख, यहाँ लिखेंगे 30 लाख। और हमारा जो ईबीआईटी है वो है 5 लाख, यहाँ हम लोग लिखते हैं 5 लाख। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 लाख। अब देखिए, 30 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये आएगा 6 टाइम। देखिए, इसका मतलब होता है कि अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज होगा तो हमारा जो ईबीआईटी है वो 6% चेंज होगा। ठीक है, तो जब हमारा सेल्स 10% से चेंज होगा तो हमारा ईबीआईटी कितना चेंज होगा? जब 1% से बढ़ रहा था सेल्स तो ये 6% चेंज हो रहा था। जब 10% बढ़ेगा तो ये 10 × 6% बढ़ेगा। देखिए, 10 × 6, ये 60% से इंक्रीज होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेवरेज, जिसका नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग क्या होता है, और इसको डिटेल में समझते हैं इसके फॉर्मूले के साथ। देखिए, इट इज़ यूज टू मेजर फाइनेंशियल रिस्क इन अ बिजनेस। जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने में हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क कितना है। देखिए, इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी। फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है वो ईबीआईटी एंड ईबीटी में क्या रिलेशन है वो हमें शो करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो मेजर दैट व्हाट इम्पैक्ट ऑन ईपीएस व्हेन चेंजेस इन ईबीआईटी। देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है वो हमें बताता है कि अगर हमारे ईबीआईटी में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर उसमें 1% का चेंज होगा तो हमारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसमें क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये बताता है फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए, इसको कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूले को। देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी, देखिए, इसका मतलब होता है अगर ईबीआईटी में 1% का चेंज होगा
तो इसके वजह से हमारे ईपीएस में कितना परसेंट से चेंज होगा, या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल। आइए पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए, अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स 10,000 यूनिट ऑफ अ केक। देखिए, एक कंपनी है जो 10,000 यूनिट ऑफ केक को बनाता है और प्रोड्यूस करता है और सेल्स कर देता है, ठीक है। उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है ₹500। यानी एक एक यूनिट केक को सेल करके हम ₹500 हमको मिलते हैं, ठीक है। और उसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है ₹200। यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता है वो आता है ₹200, ठीक है। इसका जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है ₹25 लाख। हमारा जो कंपनी का ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 25 लाख। एंड कंपनी हैड ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ ₹7 लाख एट द रेट 10% इंटरेस्ट रेट। जो हमारा कंपनी है वो कहीं से लोन लिया है ₹7 लाख का, जिसपे वो 10% का इंटरेस्ट रेट पे करता है, 10% इंटरेस्ट पे करता है साल में। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। देखिए, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। एक यूनिट को सेल करके हमको कितना मिलता है? 500। 500 इंटू, हम लोगों ने कितना यूनिट्स बनाया है? 10,000 यूनिट्स। एक यूनिट को सेल करके हमको 500 मिलता है, तो 10,000 सेल करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 500 इंटू 10,000, ये आएगा 50 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा 200 का कॉस्ट आता है, तो हम लोगों ने 10,000 यूनिट ऑफ केक को प्रोड्यूस किया है, तो कितना कॉस्ट आएगा? 200 इंटू 10,000, ये आएगा 20 लाख। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 50 लाख में से माइनस करेंगे 20 लाख, तो हमारे पास आएगा 30 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 25 लाख। यहाँ से लेस करेंगे 25 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 30 लाख में से माइनस करेंगे 25 लाख, तो हमारे पास आएगा 5 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट। देखिए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले आ रहा है इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखिए, हम लोगों ने लोन लिया था 7 लाख का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7 लाख, उसको इंटू कर देंगे इंटरेस्ट रेट से। हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 70,000। यहाँ से लेस करेंगे 70,000। जब हम लोग ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास बचता है ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। 5 लाख में से 70,000 लेस करेंगे तो आएगा 4,30,000। आएगा 4,30,000। अब हम लोग निकालते हैं हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लेवरेज अभी मैंने आप लोगों को बताया, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। हम लोगों ने अभी ईबीआईटी निकाला 5 लाख, यहाँ लिखेंगे 5 लाख। और हम लोगों ने अभी ईबीटी निकाला 4,30,000, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 4,30,000। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए हमारा आंसर कितना आता है। देखिए, 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,30,000, ये आएगा 1.627।
ये इसका आंसर आता है टाइम्स में, टाइम्स। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर ईबीआईटी, अगर ईबीआईटी में चेंज होता है 1% का, तो जो हमारा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसमें चेंज होगा 1.627%, 627% चेंज होगा हमारा ईपीएस। ये बताता है हमें फाइनेंशियल लेवरेज। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना आखिरी लेवरेज पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंबाइंड लेवरेज। सबसे पहले हम समझते हैं कंबाइंड लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इट इज़ यूज टू मेजर टोटल रिस्क इन द बिजनेस। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज था वो सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता था, और जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज था वो सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता था। बट जो हमारा कंबाइंड लेवरेज है, वो जो बिजनेस में टोटल ओवरऑल रिस्क होता है, फाइनेंशियल को और ऑपरेटिंग को मिला के, उन दोनों रिस्क को मेजर करता है कंबाइंड लेवरेज। देखिए, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीटी। ये हमें एक रिलेशन बताता है कि कंट्रीब्यूशन में और ईबीआईटी में क्या रिलेशन है। ठीक है। इट इज ऑल्सो मेजर दैट व्हाट इम्पैक्ट ऑन ईपीएस व्हेन चेंज इन सेल्स। यह हमें बताता है कि सेल्स में कितना चेंज होने पर ईपीएस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी जब सेल्स 1% से चेंज होगा तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना चेंज होगा, वो हमें बताता है कंबाइंड लेवरेज। देखिए, कंबाइंड लेवरेज का जो फॉर्मूला होता है, कंबाइंड लेवरेज का कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। अब देखिए, फाइनेंस ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखिए, ये ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, तो हमारा जो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला। देखिए, कंबाइंड लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला था वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको इनटू करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये कट जाएगा, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारे सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स 10,000 यूनिट ऑफ अ बुक्स। एक कंपनी है जो 10,000 बुक्स बनाता है और सेल करता है। उसका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है ₹50। यानी एक यूनिट को सेल करके उसको ₹50 मिलते हैं। उसका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है ₹20। यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो उसका वेरिएबल कॉस्ट आता है वो आता है ₹20। उसका जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है ₹2 लाख। एंड इट हैज ऑल्सो टेकन ऑफ लोन of ₹5 lakh at the rate 10% interest rate।
जो कंपनी है वो 5 लाख का लोन लिया है जिसपे वो हर साल 10% इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड एज वेल एज कंबाइंड लेवरेज। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। देखिए, 1 यूनिट को सेल करके हमको मिलता है 50 रुपये, और हम लोगों ने सेल किया है 10,000 यूनिट। 50 रुपये इंटू 10,000, ये आएगा 5 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमें 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट आया है 20 रुपये, और हम लोग कितना प्रोड्यूस किया है 10,000 यूनिट्स। 20 इंटू 10,000, ये आता है 2 लाख। जब हम लोग 5 लाख में से 2 लाख माइनस करते हैं तो आता है 3 लाख। सेल्स में से जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हो गया 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास आता है ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा लोन कितना का है, 5 लाख का है। हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटू करेंगे 10% से तो ये आएगा 50,000। यहाँ से हम लोग लेस करेंगे 50,000। 1 लाख में से 50,000 लेस करेंगे तो आएगा 50,000। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 लाख। हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने निकाला है 3 लाख, और हम लोगों ने ईबीआईटी निकाला है 1 लाख। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। अब हम लोग निकालते हैं अपना दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। हमारा ईबीआईटी है 1 लाख, और हमारा ईबीटी है 50,000। देखिए 1 लाख में से जब हम लोग 50,000 को डिवाइड करते हैं, 1 लाख डिवाइड बाई 50,000, ये आएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। अब हम लोग निकालते हैं अपना थर्ड फाइनेंस कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लेवरेज इंटू इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हमारा है 2 टाइम्स, और हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है 3 टाइम्स। ये आएगा 2 इंटू 3, ये आएगा 6 टाइम्स। सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने लेवरेज चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब हम लोग को करना है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अ फॉर्म्स डिटेल्स एज अंडर। फॉर्म्स का जो सेल्स है वो है 24 लाख रुपए। इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 50%। देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल होता है। यानी कि अगर हमने उन्हें सेल्स किया है 24 लाख का और ये कॉस्ट
50%, यानी कि इसका जो बनाने में कॉस्ट है वो है 12 लाख। इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10 लाख। कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी जो कंपनी है उसने लोन लिया है 10 लाख का जिस पे वो 10% का इंटरेस्ट पे करता है। कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख का एट द रेट 100 ईच, यानी कि जो कंपनी है उसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख और एक शेयर 100 रुपये का है। ठीक है। कंपनी जो टैक्स पे करता है वो करता है एट द रेट 50%। हम लोगों को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स है हमारा 24 लाख का। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट है 50%। 50% किसका है? ये है सेल्स का। तो देखिए 24 लाख इंटू 50%, ये आएगा 12 लाख। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगा 12 लाख। हम लोग जब सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन। 24 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 12 लाख। ये आएगा 12 लाख। यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख। यहाँ से माइनस करेंगे 10 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है हम लोग के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आएगा 12 लाख माइनस 10 लाख, ये आएगा 2 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं पहले इंटरेस्ट। अब देखिए हमारा लोन है 10 लाख का, उस पर हम लोग 10% इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। ठीक है। तो 10 लाख इंटू 10%, यह आएगा 1 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करेंगे 1 लाख। जब हम लोग EBIT में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो हम लोग के पास आता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ये आएगा 1 लाख। ये आएगा 1 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं टैक्स। टैक्स दिया हुआ है 50%। 50% किसका? तो EBT का, अर्निंग्स बिफोर एंड टैक्स का। 1 लाख का 50% होता है 50,000। जब हम लोग EBT में से माइनस करते हैं टैक्स को तो आता है EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 50,000। 1 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 तो आएगा 50,000। अब देखिए हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो यही हमारा हो जाएगा APES, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए टोटल हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। टोटल हमारा है 10 लाख का और एक शेयर है 100 रुपये का। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? 1020, यहाँ 20 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10,000 इक्विटी शेयर से। तो देखिए 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आएगा 5 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले हम अर्न करते हैं 5 रुपये, ये आएगा EPS। अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने निकाला है 12 लाख। ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 12 लाख। इसको डिवाइड करेंगे EBIT से। EBIT हमारा है 2 लाख। देखिए 12 लाख को जब हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये आएगा 6 टाइम्स। जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आएगा 6 टाइम्स।
और हम लोग दूसरा निकालेंगे अपना फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखिए हमारा ईबीआईटी है 2 लाख, हमारा जो ईबीआईटी है वो है, देखिए यहाँ पे ईबीआईटी हमारा 1 लाख, इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स। देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये आएगा 2 टाइम्स। अब हम लोग निकालते हैं अपना थर्ड, जो कि है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज है हमारा 6 टाइम्स और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज है वो है 2 टाइम्स। 6 × 2 ये आएगा 12 टाइम्स। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको। देखिए जो हमारा आउटपुट है वो है 80,000 यूनिट्स, यानी हम 80,000 यूनिट को प्रोड्यूस किए हैं एंड सेल्स किए हैं। हमारे कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10,000। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 1.50, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आया है वो है 1.50। हमारा कंपनी ने लोन लिया है जिसपे वो इंटरेस्ट पे करता है 6,000 पर एनम, ठीक है। हमारा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है ₹2.50। हम लोग कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। देखिए हम लोगों को एक यूनिट सेल करके 2.5 रुपीज़ मिलते हैं। 2.5 हम लोगों ने सेल किए हैं 80,000 यूनिट। 2.5 इंटू 80,000 ये आएगा 2 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 रुपीज़। 1.5 रुपीज़ पर यूनिट इंटू करेंगे 80,000, ये आएगा 1,20,000। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं सेल्स में से तो आता है कंट्रीब्यूशन, ये आएगा 80,000। इसमें से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा दिया हुआ है 10,000, यहाँ से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, ये आएगा 70,000। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट है 6,000, यहाँ से लेस करेंगे 6,000। देखिए 70,000 में से 6,000 को लेस करेंगे 6,000 तो आएगा 64,000। इसको हम लोग बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब देखिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी हमारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 80,000। 80,000 और हमारा ईबीआईटी है 70,000, 70,000। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 80,000 डिवाइडेड बाई 70,000 ये आएगा 1.1428। इसको 4 डेसिमल तक आप लोग ले सकते हैं, ये आएगा टाइम्स में। ये निकल गया हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। ईबीआईटी हमारा है 70,000, डिवाइड करेंगे इसको ईबीटी से, ये हमारा ईबीटी है 64,000। 64,000 देखिए 70,000 डिवाइडेड बाई 64,000
ये आएगा 1.0937 टाइम्स। अब हम लोग निकालेंगे हमारा तीसरा लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.1428, इसको इनटू करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से। फाइनेंशियल लेवरेज है 1.0937। देखिए 1.1428 इंटू 1.09, देखिए 1.0937, ये आएगा 1.2498। ये आ जाएगा हमारा आंसर टाइम्स में। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।